किसान भाइयों राम राम नमस्कार। यदि आपका धान 40 दिन का हो चुका है तो हमें किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय के अंदर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये जो 5 बातें हैं, यदि हमने इनको अभी समय रहते देख लिया, समय रहते पहचान लिया तो हमारे धान की फसल को कोई समस्या नहीं आएगी। तो उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि लास्ट यूरिया के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है एक आपके लिए कि लास्ट यूरिया है वो 42-43 दिन के ऊपर चली जानी चाहिए यदि रोपाई वाला धान है तो। और यदि बिजाई वाला धान है तो हमारी जो लास्ट यूरिया है वो 63-64 दिन के ऊपर चली जानी चाहिए, ताकि क्या है कि जो इस टाइम एक स्टेज यानी कि पूरा जो कल्ले का निर्माण हो गया है, पूर्ण विकसित कल्ले हो गए हैं, उनको चलाने का काम, दूसरा जो बल्ली का निर्माण होना शुरू हो गया है उसके लिए उसको भोजन प्रदान करने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 स्टेज 42 से 43 दिन रोपाई वाले धान के अंदर और 63 से 64 दिन के ऊपर जो बिजाई वाला धान है, ये दोनों स्टेजें आती है और इस दौरान हमें लास्ट यूरिया हमें डाल देना चाहिए। तो ये है कि लास्ट यूरिया हमें अभी जो टाइम है जहाँ पे धान अपना 40-42 दिन का हो गया है तो वहाँ पे लास्ट यूरिया का समय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आ रही है कि किसान हमें ये पूछ रहा है कि जब मैं लास्ट यूरिया डाल रहा हूँ तो क्या मैं कुछ डाल सकता हूँ साथ में। तो किसान भाइयों आप 2 चीज़ें मतलब उस समय डाल सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो चीज़ आ रही है कि मैग्नीशियम सल्फेट, कि आप मैग्नीशियम सल्फेट उस यूरिया के साथ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या काम करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे को हरा भरा रखेगा, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, उसकी वजह से जो पौधा है वो पूरा अच्छी तरह से भोजन बनाएगा। तो ये काम जो है वो मैग्नीशियम का काम है। आप मैग्नीशियम सल्फेट उस लास्ट यूरिया के साथ 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग डाल सकते हो। दूसरी जो चीज़ है कि जो किसान भाई जिन्होंने पोटास शुरुआत के अंदर नहीं दिया है, कि बिजाई से पहले नहीं दिया है या बिजाई के 7-8 दिन के अंदर नहीं दिया है पोटास, तो आपको अभी लास्ट यूरिया के साथ पोटास देने का बहुत बढ़िया टाइम है। आप लोग यहाँ जो ये लास्ट यूरिया दे रहे हो उसके साथ आप 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास दे सकते हो। ये पोटास बहुत बढ़िया काम करेगी। तीसरी चीज़ इसी के साथ ये है कि आप लास्ट यूरिया के साथ सुंडी के लिए कोई चीज़ डालना चाहते हो दानेदार, तो आप कार्टाप डाल सकते हो, फर्टेरा डाल सकते हो। इस टाइप की चीज़ें आप लोग लास्ट यूरिया के साथ डाल सकते हो। अब आगे तीसरी जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसान भाइयों, कि इतने दिन तक यानी कि 40 दिन से पहले हम लोग ये बोल रहे थे, 45 दिन से पहले ही हम लोग ये बोल रहे थे कि आपके धान के खेत के अंदर कम से कम 10 दिनों के अंतराल के बीच में एक बार 2 दिन के लिए पानी सुखा लेना चाहिए, ताकि क्या है कि उससे क्या होगा कि जड़ का निर्माण बढ़िया होगा, जड़ अच्छी तरह चलेगी, जड़ काली नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने आज तक यानी कि 40 दिन की फसल तक हम लोग बताते आए हैं। लेकिन जैसे ही अभी आगे जो टाइम आ रहा है, जैसे 45 दिन, 50-55 दिन, जैसे जैसे आगे टाइम आता जाएगा तो आपको पानी नहीं सुखाना है आप लोगों को। यानी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर 40 से 50 दिन के बीच में आप सुखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50 दिन के बाद अपने को किसी हालत के अंदर अपने को पानी धान के फसल के अंदर नहीं सुखाना है और ज़्यादा भी नहीं रखना है। हमें क्या है कि हल्का पतला पानी हमें रखना है, ताकि जो बल्ली बनने का जो काम शुरू हो गया है वो बल्ली अच्छी तरह आए, उसके अंदर दानों की संख्या कम ना हो। कई बार क्या होता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से बल्ली खाली रह जाती है, तो वो समस्या हम लोगों को ना आए। तो हमें क्या रखना है कि 50 दिन के बाद जो आगे धान की फसल जैसे जैसे बढ़ रही है उस टाइम हमें पानी हर हालत के अंदर खेत के अंदर रखना है, भरवा नहीं रखना है। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि भरवा पानी रखने की ज़रूरत नहीं है, कि पतला पानी रखो और लगातार पानी रखो। तो ये जो चीज़ है वो मेन इम्पोर्टेंट है। अभी 50 दिन के बाद पानी अपने को बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। यदि कोई आपको कह रहा है कि सोका लगा लो, तो हमें नहीं लगाना है वो सोका। तो ये चीज़ आ गया अपना कि तीसरे नंबर का पॉइंट कि पानी नहीं सूखने देना है। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, पत्ता लपेट और गोब की सुंडी। अभी हम लोग फील्ड के अंदर जा रहे हैं, जैसे मान लो आज से 5 दिन पहले 7 दिन पहले तो पत्ता लपेट का बहुत ज़्यादा अटैक था। और जैसे जैसे अभी बरसात हुई है और बरसात के बाद नमी है मौसम के अंदर, जैसे ही गर्मी पड़नी शुरू होगी या धूप पड़नी शुरू होगी तो उस दौरान क्या है कि गोब की सुंडी भी पैदा हो जाएगी।
तो हमें क्या है कि चाहे तो आप लोग दानेदार कोई भी मतलब आप डालना चाहते हो, जैसे मान लो फर्टेरा डाल सकते हो आप लोग, बिकोटा बायर का डाल सकते हो आप, माविलोन डाल सकते हो, वर्टाको डाल सकते हो, कार्टाप डाल सकते हो। अभी एक दो कंपनियों के और आ रहे हैं जिसके अंदर क्या है कि CTPR यानी कि फर्टेरा वाला है, साथ में फिप्रोनिल है, साथ में और भी मोलिक्यूल है साथ में। तो इस टाइप के काफ़ी मोलिक्यूल मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई एक दानेदार आप लोग गोब की सुंडी के लिए डाल सकते हो, अभी टाइम है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, एक सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि जहाँ पे अपने को लगता है कि 40 दिन तक मेरे गोब की सुंडी नहीं आई है, तो लास्ट यूरिया के अंदर आप लोग जब 42-43 दिन पे यूरिया डाल रहे हो तो आप लोग कोई न कोई दानेदार ज़रूर डालो, ताकि क्या है कि गोब की सुंडी इस टाइम ना आए, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके खेत के अंदर नुकसान का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो हमें इस टाइम खासकर हमें कोई दानेदार हो गया या कोई आप लोग स्प्रे कर रहे हो, तो ये स्प्रे करने का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया टाइम आ चुका है। तो किसान भाइयों, पत्ता लपेट और गोब की सुंडी के लिए आप लोग दानेदार या कोई स्प्रे करना चाहते हो, जैसे मान लो आप लोग कर सकते हो कोराजिन, कर सकते हो आप लोग फ्लूमेंडामाइड यानी कि टाटा टकुमी आप लोग कर सकते हो। तीसरा एक बहुत बढ़िया जो मॉलिक्यूल आ रहा है अभी सिजेंटा कंपनी का INCIPIO, वो कर सकते हो, वाइगो कर सकते हो। तो इस टाइप की ये दवाइयाँ जो आप लोग हैं वो आप लोग गोब की सुंडी और पत्ता लपेट के कंट्रोल के लिए आप लोग कर सकते हो। तो इन दोनों में जो मर्जी आप लोग चूज़ कर लो, चाहे दानेदार डालना है, चाहे आपने क्या है कि स्प्रे करके आपने इन सुंडी का कंट्रोल लेना है, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी टाइम है किसान भाइयों, क्योंकि कहीं न कहीं पत्ता लपेट का अटैक हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि गोब की सुंडी ज़्यादा नुकसान करती है या पत्ता लपेट की सुंडी ज़्यादा नुकसान करती है, दोनों सुंडियाँ बराबर नुकसान करती है। तो ये आ गया मेजर पॉइंट। अभी आ गया लास्ट 5वां पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी एरिया के अंदर अभी बरसात हुई है और बरसात के करके क्या है कि मौसम के अंदर थोड़ी बहुत नमी आई है और ऊपर से टेम्परेचर वापस बढ़ना भी शुरू हो गया है। तो इस दौरान क्या होगा कि 2 फंगस का अटैक होगा। जब धान की फसल 40 दिन की है, 40 दिन के ऊपर जो है वहाँ पे 2 टाइप की फंगस का अटैक जरूर होगा। सबसे पहले BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, यानी कि उसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब मौसम के अंदर नमी होके और वापस तापमान बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उमस पैदा हो गई है, वहाँ पे हम ये कहेंगे कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक होना शुरू हो जाएगा। पत्ती की नोक है वो पीली होनी शुरू हो जाएगी, पत्ती के दोनों किनारे पीले भूरे होने शुरू हो जाएंगे, पत्ती के बीच में क्या है कि एक भूरे रंग की और पीले रंग की जो लाइन चलनी शुरू हो जाएगी और वो पत्ती के ऊपर किनारे से लेकर नीचे तक चली जाएगी, जिससे क्या होगा पौधे की जो पत्ती है वो पूरी भूरी होकर वो सूख जाएगी और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो क्या है कि पौधा भोजन नहीं बना पाएगा और पौधा मर जाएगा। यानी कि यदि लास्ट में देखेंगे तो हमारे क्या है कि पैदावार के ऊपर फर्क आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा खेत का निरीक्षण करते रहें, क्या ये जो लक्षण मैंने बताए हैं हमारे खेत में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने इन पिछले 4-5 दिनों के अंदर देखा है तो जहाँ पे 35-40 दिन का खेत है वहाँ पे ये लक्षण हमें दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लू कॉपर 500 ग्राम प्रति एकड़ प्लस में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यानी कि जो पीली पुड़ियाँ आती हैं वो 5 से 6 पुड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों को लेके स्प्रे कर देना है। तो ये समस्या आपकी वहीं रुक जाएगी। दूसरी जो समस्या आ सकती है वो आ सकती है शीथ ब्लाइट। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे धान की फसल के लिए। इसके अंदर क्या होगा, शीथ ब्लाइट क्या है कि शीथ ब्लाइट के अंदर आपके धान के पौधे के तने के ऊपर मतलब छोटे छोटे धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे यदि हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ते रहेंगे और वो धब्बे जब पूरे के पूरे नीचे से लेके ऊपर तक चले जाएंगे तो वो पूरे के पूरे पौधे को खराब कर सकते हैं। वही सिचुएशन है कि यदि पूरे धब्बे आपके पौधे के ऊपर हो गए हैं नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि शीथ ब्लाइट का अटैक ज़्यादा हो गया तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा और पौधे के अंदर और हमारे धान की फसल की पैदावार हमारी घट सकती है। तो शीथ ब्लाइट हमारे लिए एक चिंताजनक रोग है जिसको हमें टाइमली कंट्रोल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये रोग भी धान की फसल के अंदर 40 से लेके 50-55 दिन का जहाँ धान होता है वहाँ पे पहली बार अटैक होता है
उसके बाद में वो 65 से 75 दिन के अंदर एक दूसरा अटैक होता है, यानी कि ये रोग धान की फसल के अंदर 2 बार आता है। तो इस दौरान वही सिचुएशन इसमें है कि जब नमी है मौसम के अंदर और धूप आना शुरू हो गया या टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, उस दौरान ये रोग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें इनका क्या है कि सबसे पहला इलाज यही है कि हमारे खेत का निरीक्षण करते रहें। दूसरी बात, मार्केट के अंदर काफ़ी मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शीत ब्लाइट के लिए हम एक बढ़िया इलाज क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक अगली वीडियो के अंदर बता रहा हूं। तो यही चीज़ें थी जो 5 चीज़ों का हमें ध्यान रखना आज की तारीख में ज़रूरी है, जहाँ पे हमारे धान की फसल 40 दिन या 40 दिन से ऊपर हो चुकी है। दूसरी बात, सेम सिचुएशन जहाँ पे आपकी बिजाई वाला जो धान है कि वहाँ पे जो यदि फसल आपकी 60-65 दिन की होगी है तो लास्ट यूरिया हम लोग डाल सकते हैं, और वही 60-65-70 दिन के ऊपर यही जो चीज़ें जो अपने रोपाई वाले धान के अंदर जो 40 दिन के ऊपर आ रही है वो वहाँ पे 65-70 दिन के ऊपर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपका कोई सवाल है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप वहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।